नैक्सट ये अपना टॉपिक सीगा रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट से रूल तो मे भी शायद हम पहले तो क्लियर होंगे, डेबिट क्रेडिट। अकाउंट से रूल मीन्स ये है कि जो भी एंट्री अकाउंट से फास्ट होगी, दो डबल साइड रिकॉर्ड होगी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੈਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਸ, ਸਾਰੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਣਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, कैपिटल अकाउंट्स या फिर अदर फंड ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਬੇਸ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰੂਲ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ, ਰੀਅਲ, ਨੋਮੀਨਲ। ਪਰਸਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਿਵਰ। मे भी जिन्हों का अकाउंट्स ਨਾਲ बैकग्राउंड है उन्होंने तो पहले भी नॉलेज होगी इस बारे, अगर नहीं है फिर तो आप डिफाइन कर सकते। हाँ जी, तो है अकाउंट्स ਨਾਲ डील नहीं। अकाउंट्स ਨਾਲ ਜਦੋਂ भी डील करते हैं, अकाउंट्स से तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स ओनली डील विद पर्सनस, कोई भी पर्सनस हो सकते हैं। नॉर्मली किसी पर्सन का नेम नाल अकाउंट खुल गया, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन जिन्हें कोई कंपनी का नेम हो गया, जब जिन्होंने भी असं जानते कोई कंपनी नेम हो गई या बैंक हो गई, सारे पर्सनल अकाउंट्स ही होंगे। जो दूसरा अकाउंट्स है ये होंगे एसेट्स। रीयल अकाउंट्स ही ओनली एसेट्स ना डील करता है। एसेट्स बारे तो वैसे लास्ट टॉपिक की गल करी थी, दो प्रकार की एसेट्स ने, फिक्स और करंट। जिन्नियां भी एसेट्स होंगी रियल अकाउंट्स के विच ही आती है। जो थर्ड थोड़ा अकाउंट्स है वो है एक्सपेंसिस और इनकम। जिन्नियां भी कंपनी दी खर्चे होंगे या फिर कंपनी दी इनकम्स होंगियां, सारी ये नाल ही डील करती है। पर्सनस काफ़ी प्रकार के ले सकते। फिर इन्हों के ही तीनों के रूल लिखे हुए हैं। ਜਿਹੜੇ तीनों अकाउंट्स ने उन्होंने अगर असी कोई भी एंट्री पोस्ट करनी है, डेबिट क्रेडिट इस तरह साइड पोस्ट होनी है, लेकिन रूल की है उस रूल के अकॉर्डिंग ही एंट्री तुम पोस्ट कर सकते हो। सब तो पहला आप पर्सनल बारे ही गल करें। अगर पर्सनल कोई एंट्री पोस्ट करनी है तो रूल है डेबिट की रिसीवर, क्रेडिट की। कोई भी एंट्री जो किसी को एंट्री नॉर्मली गल करते हैं, मैंने किसी को पैसे दिते जो सानू किसी को पैसे आए, हमेशा एंट्री के ही चेक करी जाओ कि पैसे लैण वाला कौन है और देने वाला। अगर तो कोई पर्सन लैण वाला है तो हमेशा डेबिट साइड लिखा जाएगा, अगर कोई पर्सन देने वाला तो वो क्रेडिट साइड। जरूरी नहीं कि एंट्री सेम इस तरह ही पोस्ट करनी कि आप डेबिट क्रेडिट लिखिए, शॉर्ट के भी लिख सकते DR और CR। कोई डाउट जी ये? अगर ये रिलेटेड कोई आप एंट्री होता है एग्जाम्पल के तौर पर पोस्ट करिए, मैं कहता कि शाम ने 1000 रुपया राम को दिता, तो असं कोई इदा की एंट्री पोस्ट करते हैं लैन और लैन लिखा, पैसे लैन वाला कौन है और देने वाला। आप एंट्री कह रहे हैं कि शाम ने राम को 1000 रुपया दिता, तो पर्सन लैन वाला कौन हो गया, राम हो गया, देने वाला शाम हो गया। इसमें एंट्री की पोस्ट होगी राम अकाउंट। ठीक है, हमेशा सिर्फ पर्सनल यही चीज़ा होनी, पर्सन लैन वाला कौन है और देने वाला कौन है। दूसरा जो अकाउंट है ये देखते हैं डेबिट दी बट कम्स इन, क्रेडिट दी बट जो कुछ भी बिजनेस आऊगा वो डेबिट साइड, जो कुछ भी बिजनेस जा रहे हैं वो क्रेडिट साइड। असं एग्जाम्पल लिखिए तो भी 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदया, असी देखा कि आ रहे हो कि जा रहे। SRDA फर्नीचर जी खरीद रहे हैं क्योंकि रियल अकाउंट है, फर्नीचर साढ़े को आऊगा और कैश जो साढ़े को जाऊगा। एंट्री किस तरह पोस्ट करेंगे,
फर्नीचर अकाउंट कैश जिन्ने का भी थोड़ा फर्नीचर होगा बाकी दा इत्थे लिखिया आ जाए कि 10,000 रुपये दी गुड्स खरीदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਨੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ परचेज अकाउंट ठीक है जी अगर गुड्स बेच रहे हैं तो मान ली कैश आऊगा गुड्स जाएंगे ओके तो सिंपल सा रूल है पहले होगा कि लैन वाला डेबिट देने वाला क्रेडिट दूसरे है कि जो कुछ आ रहा है वो डेबिट जो कुछ आ रहा है वो क्रेडिट लास्ट जो साढ़े को रूल आता है वो है नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट दे विच डेबिट दी और एक्सपेंसिस और जिन्ने भी कंपनी के खर्चे होंगे या फिर कंपनी में किसी प्रकार का कोई लॉस होता है वो तुम डेबिट साइड नोट करोगे डेबिट दी आल इनकम्स और जिन्नी भी कंपनी में कोई इनकम होंगी है जो किसी प्रकार का कोई गेन गेन का मतलब है कि सानू एक्स्ट्रा बेनीफिट कितों होया हैगा वो असीं क्रेडिट साइड नोट करा एग्जांपल असीं किसी ने सैलरी दी सैलरी का की होगा कंपनी का खर्चा हो गया तो कंपनी खर्चा इतने नोट करो सैलरी एक्सपेंसिव किस तरह पैसे देते हैं ठीक है रेंट पे कितना रेंट एक्सपेंसिव कोई भी खर्चा आ रहा है न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर आ गया एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट आ जाता है सेम इनकम किसी तो रेंट इनकम हो रही है तो पैसे तो को आते होंगे डेबिट साइड इनकम रूल ही है कि क्रेडिट साइड लिखनी है मैं एग्जांपल लिखा कि रेंट इनकम इस तो बाद रिपेयर इनकम इस तो अलावा डिस्काउंट इनकम कोई भी इनकम है वो क्रेडिट साइड ही नोट होनी चाहिए अगर तुम पेपर से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही होगा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग 3 प्रकार के अकाउंट्स लिखोगे तिना के रूल थोड़ा लिखने पैणगे एंट्रीज पॉसिबल नहीं है कि तुम एंट्रीज दे देंगे कि तुम एंट्रियां पोस्ट करके तो जर्नल एंट्री वगैरह उसका रूल नहीं फिर भी इन्होंने कुछ एंट्रीज तुम जर्नल एंट्री करवाई हुई ने पेज नंबर तो 19 पे है एप्लीकेशन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सब तो पहला आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज कैश 10,000 आकाश ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 लगा के अगर कहना सी अपनी एंट्री पोस्ट करनी है तो किस तरह जर्नल एंट्री पोस्ट करांगे साडे को जो कुछ आ रहे हैं असी वो डेबिट करांगे जो कुछ आ रहे हैं वो क्रेडिट करांगे या फिर इस एंट्री देखेंगे कि साडे को कौन लैन वाला है और कौन देने वाला है लास्ट एक रूल है कि खर्चे डेबिट ने इनकम क्रेडिट है फर्स्ट एंट्री जो अभी पढ़ते हैं आकाश स्टार्टेड ए बिजनेस रुपीज 10,000 मतलब कि आकाश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 10,000 रुपये लगा के लैन वाला और देने वाला ही देखा जाऊगा तो मतलब साढ़े को फर्स्ट देखिए बिजनेस आकाश ने पैसे लगाए हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाऊगा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस तो बाद को एक एंट्री होर दिखा रहे हैं आकाश सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विवान को 6,000 ऑन क्रेडिट आकाश ने जो ने गुड्स ने बेचिया ने विवान पर्सन को 6,000 रुपये दिया वो भी क्रेडिट थे अगर तो लिखा होंगे भी गुड्स सेल कर दिया फिर तो इनका कैश आ जाता लेकिन इतने स्पैशल लिखता कि ऑन क्रेडिट विवान तो पैसे आएंगे लेकिन बाद में आएंगे गुड्स साढ़े को जा रही ने कैश साढ़े को आना चाहिए जो चीज़ आती है असं डेबिट साइड लिखते हैं कैश नहीं आया तो असं करेंगे जिस परसन तो गुड्स बेचिया ने उसका नाम लिखना क्रेडिट साढ़े को भी सेल हाँ जी जिसको सेल की उसका नाम आ गया वो सारा डेबिटर्स हो गए उस तो बाद पैसे लवांगे क्रेडिट साढ़े को सेम सेल है बता रहे हो जैसे हम विमान को बेच रहे हैं तो हम ये हमारा डेबिट है ये सेल अकाउंट जो हमारा क्रेडिट है तो ये तो हम अकाउंट में मेंटेन करते हैं ना जैसे कि सेल जितने लोगों को हम बेचते हैं उनको हम क्रेडिट अकाउंट में डाल देते हैं डायरेक्टली
तो जब उनका खाता खोलते हैं, जैसे मैं जितेंद्र सर का खोल रही हूँ, मैंने आपको सेल ही करना है और इस बंदे से परचेज करना है, जब मैं आपका अकाउंट बनाऊंगी तो वो पूछेगा क्रेडिटर है कि डेबिट है, तो वहाँ हम कर देते हैं। उसके बाद जब हम अकाउंट मेंटेन करना शुरू करते हैं, जैसे आपको मैंने बेचा 3,000 की चीज़, 3,000 पे आप खाते में खड़ी होगी, पर जब वो 3,000 कैश आएगा तो मैं कैश की एंट्री जब डालूंगी तो लिखूंगी जितेंद्र सिंह से मुझे इतना कैश आया, आपका खाता बाहर नील हो जाएगा कि 3,000 का बुक्स किया, 3,000 ऐसे आ गया। तो इतना ये मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि डेटर्स दिवान है, ये हमें साथ में नहीं ना लिखना पड़ता, तो रजिस्टर में लिखना होगा, अगर लिखेंगे हम डेटर्स रजिस्टर में तो होता है कि आपने लेजर बुक बनाई हुई है जो, उसमें अगर डेबिट में आ रहा है तो हम उसको डेबिटर ही मान के चलते हैं, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिटर मान के चलते हैं पर्सन। बाकी तो जो बंदा अकाउंट मेंटेन करना होगा उसको भी पता होता है ना कि मान लीजिए अभी हमने कैपिटल अकाउंट भी लिख दिया, कैपिटल जिस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, एग्जांपल इन्होंने लिखा कि मिस्टर आकाश, हम इसमें लिखेंगे आकाश कैपिटल अकाउंट। हमें तो पता है ना कि हमारी बुक्स में आकाश जो पर्सन है वो भी क्रेडिट साइड में जो होगा उसको क्रेडिटर नहीं बोल सकते। हमें पता है कि आकाश हमारी कंपनी का कैपिटल अकाउंट पर्सन है, तो आकाश को हम मान के चलेंगे कि ओनर है भाई, कैपिटल के पैसे देने हैं। जब इसका डेबिट में बैलेंस आएगा तो उससे पैसे लेने हैं, डेबिटर है। इसका जिसका बैलेंस क्रेडिट में जाएगा उसके क्रेडिटर है। जब नील होगा तो अपने आप डेबिट क्रेडिट बैलेंस चलता रहता है। वो तो अकाउंट्स में तो बहुत सिंपल है, हमें जब नॉर्मल बेस की तरह काम करना पड़ता है, मीन्स मैनुअल काम करेंगे तो अकेला अकेला काम करना पड़ेगा। कंप्यूटर में क्या क्या है, जर्नल एंट्री पोस्ट करो, ये जर्नल एंट्रीज ही हैं। लेजर आपकी ऑटो मोड भी बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ऑटो मोड भी बनती है, उसमें आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। जैसे कि टैली या ERP9 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्री पोस्ट होनी है, लेकिन आपका वो है कि अगर आपने सही की है तब भी ये लास्ट में सही है। भाई द वे आपने एंट्री गलत पोस्ट कर दी, रूल सिखाते क्यों हैं, इसलिए सिखाते हैं ताकि बेस क्लियर होना चाहिए, नहीं तो एंट्री तो किसी को भी बोल के डलवा लेंगे। लेकिन जब कोई बंदा डालने बैठेगा गलत एंट्री ही पोस्ट करेगा, जिसको रूल पता होगा वो एक्चुअल में सही एंट्री है, क्योंकि बाद में अगर सही करने की जरूरत पड़ी तो हम सही कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास है आकाश पेड सैलरी वर्थ 1,000। आकाश ने जो है सैलरी पे की, अभी सैलरी क्या है कंपनी खर्चा है, तो जब पैसे दे रहा है तो हम आपको डेबिट में लिख देंगे हमारा खर्चा जो है सैलरी एक्सपेंसिव 1,000। किस तरह से सैलरी दी है, कैश में दी है, तो क्रेडिट में कैश काउंट हो गया। फोर्थ आपके पास ट्रांजेक्शन है कि आकाश रिसीव्ड कमीशन 1,000। आकाश ने जो है कमीशन रिसीव की है 1,000 रुपये का। जब कमीशन रिसीव कर रहा है तो कंपनी के लिए कमीशन क्या होगी, अगर कमीशन दे रहा होता तो खर्चा हो जाता है, रिसीव कर रहे तो इनशो होगी। सेम एंट्री वैसी होगी, कैश रिसीव कर रहे तो कैश हमारे पास आ रहा है, किस चीज़ का पैसा आ रहा है, वो इनकम है तो इनकम किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे कमीशन इनकम अकाउंट। ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब इनकम और एक्सपेंसिव होगा, इनकम के पीछे इनकम लिखना ज़रूरी है। जब खर्चा है तो जैसे सैलरी है तो एक्सपेंसिव, सैलरी एक्स भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा ही एक्सपेंसिव लिखना। आकाश रिसीव 500 फ्रॉम विवान। विवान को जिसको 6,000 रुपये की गुड्स उधार में बेची थी उससे 500 रुपये रिसीव हुए, तो एंट्री क्या पोस्ट होगी। जब आपके पास 500 आ रहे हैं, डेबिट में कैश अकाउंट हो गया टू विवान, जिस बंदे ने हमें 500 दी है उसको 500, ये एंट्री इसी तरह से पोस्ट हो जाती है। वही सेम एंट्री आपको पेज नंबर 21 पे करने को भी दी है उन्होंने, 5-6 एंट्रीज हैं। अगर आप खुद करने बैठे हैं समझ के तो इजीली बेस पे हो सकती है। पहली एंट्री देखिए, आकाश परचेज गुड्स ऑफ 5,000 फॉर द बिजनेस। आकाश ने जो है 5,000 रुपये की गुड्स बिजनेस के लिए खरीदी हैं। गुड्स खरीद रहे तो मतलब कि एसेट नहीं है तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। डेबिट में क्या आएगा परचेज, क्रेडिट में आ जाएगा कैश। उसके बाद आकाश डिपॉजिट बिजनेस कैश ₹1,500 इन बिजनेस HDFC अकाउंट। आकाश ने जो है पैसे HDFC बैंक में जमा करवाए हैं। हम यहाँ पर कौन सी एंट्री देखेंगे, कौन लेने वाला और देने वाला, क्योंकि HDFC बैंक भी आपका क्या हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में आता है। इसको आर्टिफिशियल में हम ले सकते हैं, इसका नेम फिक्स पर्सन को नहीं जानते, लेकिन नाम है अपने HDFC बैंक का तो आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हैं, जिसका कभी भी नाम चेंज नहीं होगा। नेम ऑफ पर्सन क्या होंगे, राम श्याम कुछ भी होंगे, इनके नाम चलते हैं। आर्टिफिशियल्स क्या होंगे
नेम पता है लेकिन उस बंदे को हम देख नहीं सकते। आप HDFC बैंक को नहीं देख सकते ना कि कौन है ऐसा पर्सन, लेकिन नाम चल रहा है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, पैसे कहाँ लेने वाला, क्रेडिट में देने वाला। पैसे लेने वाला कौन है, HDFC बैंक, तो हम डेबिट में लिख देंगे HDFC बैंक, क्रेडिट में कैश अकाउंट। उसके बाद अभी आकाश ने 500 रुपये बैंक से विड्रॉ किए फॉर इज पर्सनल यूज़। डेबिट में क्या करेंगे, पैसे पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं। पर्सनल यूज़ का मतलब होता है कि खुद के लिए खर्चा कर रहा है, मतलब पैसे निकाल रहा है बैंक से, हमारे लिए नहीं निकाल रहा जो बिजनेस में। क्योंकि जब भी बिजनेस में बात की जाएगी, कैपिटल जो ओनर पर्सन होगा वो बिजनेस से बिल्कुल अलग एंटरटेन किया जाता है। मीन्स उसका ये नहीं होता कि बिजनेस से पैसे ले जाएगा और हम कैश डाल देंगे, बिजनेस में आए हैं। पैसे वो अपने लिए लेके जा रहे हैं, हम डेबिट में कर देंगे कैश अकाउंट। कहाँ से पैसे लिए हैं उसने, HDFC बैंक से। ठीक है। उसके बाद आपके पास आकाश ने रेंट पे किया 800 रुपये। 800 रुपये रेंट पे कर रहा है, सेम एंट्री ये वाली आएगी। खर्चे डेबिट, क्रेडिट में कैश। डेबिट में आ जाएगा रेंट एक्सपेंस, क्रेडिट में आ जाएगा कैश। फिर आपके पास है आकाश ने 1800 रुपये की गुड्स जो है परचेज किए हैं। किससे परचेज किए, मिस्टर लोकेश। लोकेश से गुड्स परचेज कर रहे हैं। गुड्स जब परचेज करेंगे तो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, गुड्स आ रही हैं तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। जिस बंदे से परचेज कर रहे हैं, क्योंकि लिखा नहीं है कि कैश में है या फिर उधार में, लेकिन नाम लिख दिया। नाम लिखा तो उन पर्सन का नाम लिख देंगे लोकेश अकाउंट। जितने की भी गुड्स परचेज की होंगी वो अमाउंट आप साथ में लिख दें। 3 रूल हैं, जिसके माइंड में 3 रूल बैठ गए। वैसे तो कोई ऐसी टफ काम नहीं है कि जब कोई एंट्री होगी, आपने अगर 3 रूल माइंड में है, उस एंट्री को एक बार माइंड में रिपीट कर सकते हैं भी किस बेस में एंट्री पोस्ट होगी। लेने वाला, देने वाला, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, खर्चे और इनकम, उसी बेस पे एंट्री। डेबिट में इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से दिखाया है कि डेबिट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले रिसीवर, उसके बाद एसेट्स, मतलब कि व्हाट कम्स इन एसेट्स लिख सकते हैं, व्हाट कम्स इन, या फिर एक्सपेंसिव। ये डेबिट का रूल है। जब क्रेडिट में चलेंगे, लायबिलिटीज या फिर एसेट बोल सकते हैं, गिवर, यहाँ पर रिसीवर है तो यहाँ पर गिवर। लायबिलिटीज होगी इनकम्स, जितनी भी बिजनेस में इनकम होने वाली है वो सारी आपकी इधर ही आने वाली है। बहुत क्रेडिट बहुत सिंपल सा रूल है। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट गोज आउट, जो कुछ आ रहा है और जो कुछ जा रहा है। क्रेडिट कार्ड में हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें डेबिट में, ये 3 चीज़ें ही क्रेडिट। आपकी बुक में ये चीज़ शायद इन्होंने बताई हुई है, पेज नंबर 18 पे। व्हाट आर द डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट इज सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अकाउंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है और कुछ निकल रहा है, ये इसी के लिए यूज़ किया जाता है। डेबिट हमेशा जर्नल एंट्री में यूज़ होते हैं और क्रेडिट में सिर्फ जर्नल एंट्री में यूज़ है। डेबिट में आपके एसेट, एक्सपेंसिव और लॉस जितने भी हैं वो हमने वही लिखा है, सेम डेबिट साइड में यूज होगा। क्रेडिट में आपके पास लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अकाउंट। वैसे तो लायबिलिटी में ही कैपिटल आ जाता है, लेकिन इसमें हम कैपिटल भी लिख सकते हैं। कैपिटल होता है जो बंदा बिजनेस में पैसे लगाता है, ये चीज़ें क्रेडिट होती हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता अकाउंट्स में। अगर बंदा कोई सीखने पड़ता है, कई बार इसी में भूल जाता है कि डेबिट एंड क्रेडिट के साथ। जो बंदा ये सीख गया वो डेबिट क्रेडिट में कभी भी फेल नहीं होता। हमें बस इन चीज़ों के मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि रिसीवर कौन होते हैं, पैसे लेने वाले। एसेट्स क्या हैं, जो हमारी अपनी संपत्ति होगी जिसके ऊपर हमारा मालिकाना। एक्सपेंसिव क्या होगी, कंपनी के खर्चे होगी, बस वही डेबिट में। इसके अलावा और कुछ डेबिट में डालने की जरूरत नहीं। लायबिलिटी किसी और का पैसा जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, जिसको देना होता है बाद में, तो हमारी इसमें आ जाएंगे। गिवर कौन होंगे, जो पैसे देने वाले हैं। फिर आगे इनकम, जो बिजनेस पैसे कमा रहा है वो क्रेडिट साइड में शो होगा।
कैपिटल क्या हो गया, जिस बंदे ने बिजनेस में पैसा लगाया है वो भी हमेशा क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसका पैसा भी कंपनी ने देना होता है। जैसे कि डेबिट मतलब आ रहा है, क्रेडिट मतलब जा रहा है, ये तो हो गया सिंपल लाइन। बैंक का जो होता है सिस्टम, डेबिट मतलब मतलब जाना होता है, क्रेडिट मतलब जाना होता है। समझ गया पॉइंट। ये उल्टा क्यों होता है? बैंक का नहीं होता, हम ऐसा मैं बताता हूँ, आप मेंटेन अपना कर रहे हो सेम। चल मैं एग्जांपल के तौर पर बना रहा हूँ कि मैं आपको वैसे चलूंगा कि मैंने पूजा से 10,000 रुपये लिए, मैं एंट्री क्या पोस्ट करूँगा, कैश अकाउंट 10,000 रुपये, क्या लिखूंगा, पूजा अकाउंट 10,000। ये मेरा अकाउंट है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, आप एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, आप यही लिखेंगे ना, आप एंट्री क्या पोस्ट करेंगे कि मैंने जो पैसे दिए किसको दिए, जिसका भी नाम हम लिखेंगे, मेरा नाम लिखेंगे या बैंक का नाम लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, आपका क्या होगा, ऐसे होगा ना। मान लीजिए बैंक के दिए हैं या जितेंद्र को दिए, जिसको दिए, उलट हो गया ना। आपने कैश क्रेडिट में डाला, हम लोग डेबिट में डाला, तो बैंक भी वही काम करता है, बैंक भी वही है, बैंक भी डेबिट क्रेडिट सेम करता है। उन्होंने आपकी एंट्री रिसीव की डालनी है, आपने पेमेंट की डालनी है, जब मैच करेंगे तो डेबिट क्रेडिट ही शो, समझ गए। तो ऐसा नहीं होता कि बैंक उलट कुछ मेंटेन करता है। क्योंकि जब मुझे सिखाया जा रहा था तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि जो हमारे पास डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, उनके पास बैंक वाला सिस्टम जो होता है वो उल्टा होता है। सबका ही उल्टा, सिर्फ बैंक का नहीं, उल्टा क्यों होता है? किसी का भी उल्टा ऐसा नहीं है, सबका ही उल्टा होगा। जब भी आपने किसी के साथ इसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं, कि आपको अपने अकाउंट सबके लोगों सब मैच करने हैं। रिकॉन्सिलेशन जब भी करेंगे, जो एंट्री आप पोस्ट करेंगे, सेकंड जो सामने वाला पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, वो आपके उलट एंट्री पोस्ट करता है। अगर आप पैसे दे रहे हो तो वो पर्सन ले रहा है, सेम एंट्री चल रही है। जब आप मैच करोगे, जो आपने डेबिट लिखा हुआ उस बंदे का क्रेडिट होगा, जो आपका क्रेडिट है उस बंदे का डेबिट। जो आपके क्रेडिटर हैं वो क्या करते हैं, आपने जिनसे सामान खरीदा, आप एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, परचेज की एंट्री पोस्ट करेंगे, लेकिन जो बंदा आपको सामान दे रहा है वो सेल की एंट्री पोस्ट करेंगे। अपने आप ही उलट हो गया ना सिस्टम। तो मैच इसी तरह से ही चलता है, कोई अलग से नहीं है कि वो बंदे अलग से उलट मेंटेन करते हैं, सेम चलता है। रूल वही है, जब मैचिंग करते हैं तो पता लग जाता है कि डेबिट एंड क्रेडिट मैच करना सिंपल है। इसी के बाद एक आपको क्वेश्चन आता है, क्योंकि जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है कि आपको पेपर में आएंगी, मे बी आ भी जाए। रूल आएंगे, अकाउंट्स के रूल क्या हैं, या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पूछ सकते हैं। 3 प्रकार के हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के लिए बात कर ली हमने कि डील विद ओनली पर्सन्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई कंपनी नेम, बैंक नेम, ओनली पर्सन रामश्याम, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एसेट, सॉरी रियल अकाउंट्स, डील विद ओनली एसेट्स, एसेट्स में भी फिक्स्ड और करंट, कुछ भी एसेट्स हो सकते हैं। नॉमिनल होंगे कि आपके खर्चे और इनकम, जितने भी प्रकार के खर्चे लिख सकते हैं या फिर इनकम से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल बेस पे आ सकता है, वो आ सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन, मे बी शायद आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कई बार पेपर में देते हैं, ऐसा नहीं कंडीशन नहीं है कि आपको पेपर में क्वेश्चन ये नहीं देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से ही लिख रहा है, जहाँ पे इक्वेशन लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। जब अकाउंट की इक्वेशन बनाएंगे तो 2 साइड देख के चलना पड़ता है। लायबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू दी, जो कुछ भी आप डाल रहे हैं, एक तो एंट्री हम रूल के अकॉर्डिंग पास कर रहे थे, डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होगी 2 साइड दिखानी होगी, एक साइड लायबिलिटी साइड, एक साइड एसेट। कई बार इस तरह से भी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरह से मेंटेन करेंगे। जब बैलेंस शीट बनाते हैं, इस साइड लायबिलिटी होती है, इस साइड एसेट होती है। रूल भी यही है, जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे, इस साइड लायबिलिटी दिखाओगे, इस साइड इक्वेशन। लेकिन दोनों साइड जो भी आपको एंट्रीज दी जाएंगी, दोनों साइड हर बार आपको बराबर लेके चलना है, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं करने वाले, इसलिए बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको मोस्टली कई बार पेपर में क्वेश्चन इसका दे भी देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ भी एंट्रीज ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको 2-3 एंट्री आएंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कम से कम 7-8 एंट्री आपको जरूर देंगे। हो सकता है कि 10 भी दे दें, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में देते हैं।
तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन को मेंटेन करने चलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इन्होंने आपकी बुक में दिखाई भी है कि सबसे पहले दिखाया कि ओनर ऑफ एस कंपनी कंट्रीब्यूट 20,000 कैश टू स्टार्ट बिजनेस। कोई एस कंपनी है, उसके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20,000 रुपये लगाएंगे, वो भी कैश में लगाएंगे। जब भी हम दिखाने जाएंगे, मैंने आपको बोला कि एक तरफ लायबिलिटी और दूसरी तरफ एसेट। जब हम दिखा रहे हैं पहले तो एक हेडिंग हमारा ये बन जाता है लायबिलिटी इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री में क्या होगी, एस कंपनी में ओनर ने 10,000 रुपये 20,000 रुपये बिजनेस में कैश लगाए हैं। क्या चीज़ आ रही है और क्या क्या नहीं आ रही वो देखेंगे एंट्री में। एक तो कैश की बात हुई है और जो ओनर है उसने पैसा लगाया है, मतलब कि पहली एंट्री में क्या आएगा, कैपिटल और कैश। कैपिटल किस साइड में होती है, लायबिलिटी साइड में। हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल इक्वल टू, यही एंट्री है, कितने पैसे लगाए 20,000। फर्स्ट एंट्री आपकी इस तरह से कंप्लीट होनी है। कोई डेबिट एंड क्रेडिट नहीं डालना, लेकिन दोनों साइड बराबर करके दिखानी है अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल और कैश की बात हुई, लायबिलिटी साइड में 20,000 रुपये होगी। एसेट साइड में कैश क्या हमारी एसेट है, ये कौन सी एसेट है, करंट एसेट है, तो हमने 20,000 रुपये लिख दिए। सेकेंड एंट्री में चलते हैं, परचेज गुड्स बाय पेइंग 100 कैश। गुड्स खरीदी 1,000 रुपये कैश में देके। कई बार ऐसा होता है कि कोई एंट्री होती है कि वन साइड इफेक्ट, पहली एंट्री थी कि दोनों साइड इफेक्ट था कि 20,000 रुपये बिजनेस में लगाए गए, 20,000 रुपये कैपिटल आ गया, 20,000 रुपये कैश आ गया, दोनों साइड बराबर। अब दूसरी एंट्री में क्या है, भी कैश देकर गुड्स जो खरीद रहे हैं वो कितने खरीद रहे हैं हम लोग, 1,000 रुपये। मतलब क्या होगा, कैश जाएगा और गुड्स आएंगे। ये एंट्री किस साइड, वन साइड इफेक्ट ही है, एसेट में ही फर्क होने वाला है। कैश हमारी एसेट है वो जा रहा है, गुड्स हमारी एसेट्स हैं वो आ रही हैं। तो इस एंट्री में हम लोग क्या चेंजेस करने वाले हैं भाई, कैपिटल ये तो रहेंगे जो पीछे वाले एंट्री वाले, प्लस क्या हो जाएगा, स्टॉक। जो हमारे पास गुड्स आएंगे या फिर स्टॉक भी लिख सकते हो या फिर आप गुड्स भी लिख सकते हो। कैपिटल के ऊपर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, 20,000 की 20,000 है। कैश में कितना था मेरे पास 20,000, 1,000 माइनस में डालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परचेज। इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी नोट कर दीजिए कि हमने गुड्स परचेज प्लस क्या करते हैं। इस एंट्री को आगे भी आपको ऐसे कंप्लीट करके दिखाना होगा कि अब जो हमारे पास कैश है 19,000 का रह गया, गुड्स जो है 1,000 रुपये की ऐड होगी। अब दोनों साइड का टोटल देखते हैं, 20,000 दोनों साइड में दिखा के चलो। इस तरह से आपको एंट्रीज आगे बढ़ाते चले जाना है। जो ऊपर वाला बेस है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। थर्ड एंट्री में क्या है, परचेज इक्विपमेंट्स फॉर 15,000 फ्रॉम त्रिदेव लिमिटेड। कोई त्रिदेव कंपनी है, उससे कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। इक्विपमेंट क्या होगी हमारे लिए, कोई भी टूल्स हो सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कोई इक्विपमेंट्स हमारी जो टूल्स खरीदेंगे वो हमारी फिक्स एसेट ही होंगी। हमारा जो बेस चल रहा था वो चल रहा था कैपिटल, कैश प्लस स्टॉक, यही चल रहा था। इसी बेस पे हम एंट्री लेके बैठे हमें जो माल चल रहा था। हमें थर्ड एंट्री पोस्ट करनी है, हेडिंग सेम है। इन्होंने लिख दिया कि जो इक्विपमेंट आप खरीद रहे हो, त्रिदेव कंपनी से खरीद रहे हो, वो भी उधार में खरीद रहे हो। जब किसी बंदे से उधार में खरीद रहे हो तो उसके पैसे तो दोगे बाद में, तो ये क्या है, दोनों साइड एंट्री इफेक्ट होगी, इक्विपमेंट्स हमारी एसेट्स हो जाएंगी। तो अब इस एंट्री में क्या आ जाएगा, प्लस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनके पैसे आपने देने। कैश पहले से था, स्टॉक या फिर गुड्स पहले से हैं, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, हम बोल सकते हैं फिक्स एसेट। हम सारी एक जगह इकट्ठी नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स एसेट का आपको अलग अलग नाम लिखना होता है। तो अभी इन्होंने नाम इक्विपमेंट बोल दिया तो इक्विपमेंट ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा होता है फर्नीचर या कोई मशीन, तो हम वहाँ पे मशीन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या हो गया, कैपिटल तो 20,000 का ही है, वो तो पहले से ही चल रहा है। जो आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो वो कितने का है, 15,000। कैश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्विपमेंट्स आ गया हमारे पास। दोनों साइड का टोटल
35,000। ये इक्वेशन आपको वैसे ही आगे बढ़ाते चले जाना, दोनों साइड बराबर जरूर करके दिखाना है। कहीं पर आपकी इक्वेशन बराबर नहीं आ रही तो हमने पीछे भी गड़बड़ की है। ये इक्वेशन आपको हर जगह इकट्ठी करके ले जानी होगी। उसके बाद आपके पास है भाई गुड्स सेल की हैं 500, कॉस्टिंग 500 फॉर 1000। मान लीजिए जो आपके पास ये स्टॉक पड़ा है, अगली एंट्री में चलते हैं। 500 रुपए की गुड्स हैं, 1000 रुपए का सामान पड़ा है हमारे पास, उसमें 500 रुपए का सामान बेच रहे हैं, लेकिन पैसा जो है कितना आ रहा है 1000 रुपये। मैं एग्जांपल बोलूँ कि 1000 में से जब माइनस करेंगे तो गुड्स तो 500 की रह जाएंगे। इस एंट्री में ही हो रहा है ना अभी, कैश आएगा, स्टॉक माइनस होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इसमें से 500 माइनस होगा, कैश 1000 रुपये ऐड होगा। मतलब क्या इस चीज़ का जो 500 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो क्या है, प्रॉफिट है। क्योंकि जब आप कोई गुड्स खरीद के लेके आओगे, बेचोगे सेम अमाउंट में तो नहीं बेचोगे, उसमें प्रॉफिट तो जरूर कमाओगे। जो प्रॉफिट होता है हमारा किस में ऐड हो जाता है, कैपिटल। क्यों ऐड हो जाता है कि जिस बंदे ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, अगर वो खर्चे करता है तो इनकम भी तो उसी की होती है, सेम वैसे ही चलेगा। अगली एंट्री में क्या होगा आपके पास, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, कैश, स्टॉक प्लस जो आपकी इक्विपमेंट्स खरीदी है सेम रहने वाली है, कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो रही। कैपिटल मेरे पास 20,000 की है, इसमें 500 रुपये ऐड हो जाए, सेम है ना, 500 का 1000 आ रहे हैं, 500 स्टॉक माइनस होगा, 500 इसमें ऐड कर रहे हैं, इसके नीचे लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल। जब गुड्स बेची तो उसके ऊपर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्रेडिटर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले के 15,000 के 15,000 ही खड़े हैं जो अमाउंट ऊपर से। कैश मेरे पास था 19,000 का, जब मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो 1,000 रुपये आ रहा है, इसको डिनोट कर दूंगा कि सेल गई थी, उसका 1,000 रुपये आ रहा है। स्टॉक मेरे पास 1,000 का था, माइनस यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि सेल, ठीक है, प्लस इक्विपमेंट्स जो 15,000 की हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। अभी कैपिटल मेरे पास होगी 20,500, इक्विपमेंट्स 15,000 की, कैश जो हो गया 20,000 का, स्टॉक जो हो गया 500 का, इक्विपमेंट्स हो गया हमारे पास 15,000। टोटल वैल्यू कितनी होगी 15,500, सॉरी 35,500। आपको इक्वेशन इस तरह से पेपर में बनाकर दिखानी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं भी 4-5 एंट्री आएंगी, कम से कम 6-7 एंट्रीज आएंगी, दोनों साइड बराबर लेके चलिए। जहाँ पर कोई एंट्री ऐसी आती है कि आपको नहीं समझ आ रहा, उसलिए मे भी इसमें एंट्री आ जाएगी रेंट पे किया गया 1,000 रुपये। रेंट क्या होता है भाई, खर्चा होता है। तो वो एंट्री किस तरह से पोस्ट करेंगे, इसी एंट्री के बेस पे हम आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें नहीं है, मैं आपको एक क्लियर करवा देता हूँ कि मे भी ऐसी एंट्रियां भी आती हैं। 5वीं एंट्री में चलते हैं। 5वीं एंट्री में क्या हो रहा है कि खर्चा पे कर रहे हैं, रेंट जो होता है खर्चा पे करते हैं, क्या है, किससे जाएगा 1,000 रुपये, कैश से माइनस होगा। जब कैश से माइनस होगा तो रेंट कहाँ पर लिखेंगे, रेंट को कोई एसेट नहीं होती। आप कभी बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में कभी भी खर्चे शो नहीं होते, वो प्रॉफिट तो किस में से जाते हैं, कैश तो 1,000 चला जाएगा, लेकिन दूसरी साइड में क्या डालोगे फिर, एक्सपेंसिव, इस साइड में शो ही नहीं करते, सिर्फ लायबिलिटीज आती हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स या फिर लायबिलिटी जो पैसे देने वाले हैं, तो वो रेंट कहाँ से जाएगा। इस एंट्री में क्या होने वाला है हमारे पास, जब हम रेंट पे कर रहे हैं, कैपिटल प्लस जो आपके पास क्रेडिटर है वो तो सेम रहने वाले हैं, कैश भी रहेगा, स्टॉक भी रहेगा, और जो आपने इक्विपमेंट्स खरीदा हुआ वो भी रहने वाला। 5वीं एंट्री में रेंट पे करेंगे। जब भाई इनकम आती है तो किस में जाती है, कैपिटल में जाती है ना, तो खर्चे होंगे तो किस में से माइनस होंगे, तो कैपिटल से माइनस होने वाले हैं, तो खर्चे भी तो उसी बंदे ने करने हैं। जो आप रेंट पे कर रहे हो 1,000 रुपये, हमारे पास कैपिटल है 20,500, यहाँ पर लिख दोगे 1,000, नीचे लिख दोगे रेंट प्लस क्रेडिटर वही चलने वाले हैं आपके पास 15,000, कैश आपके पास था 20,000 रुपये माइनस 1,000,
यहाँ पर लिखोगे कि रेंट, स्टॉक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्विपमेंट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल अब रह जाएगी 19,500, 15,000, 19,000, 500, 15,000। आगे टोटल करते हैं 34,500, 34,500 लगे। समझ ये एंट्री इसलिए करवाई कि जब इनकम आ रही है तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे, जब खर्चा भी हो रहा है तो वो भी इसी से ही माइनस किया जाएगा। उसके बाद एक एंट्री हम पहुंच सकते हैं भी सीधी डायरेक्ट एंट्री आई है, तो आगे भी सेल में आया था प्रॉफिट, सीधी एंट्री आ जाएगी, हमें रेंट इनकम हुई है तो वही एंट्री होगी, कैश में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी एंट्री आ जाएगी, गुड्स खरीदी 5,000 रुपये की, एंट्री तो सेम आगे हमारी चली थी, कैपिटल, क्रेडिटर, कैश स्टॉक की एंट्री डली हुई। अब बात करते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हमने खरीदा, एग्जांपल के तौर पे मैं एंट्री बता रहा हूँ, इसी एंट्री में चलते हैं आगे, सेम ही एंट्री में जो इक्विपमेंट्स खरीदा गया था वो किससे खरीदा गया था, मिस्टर कोई ट्रेडर से, एम ट्रेडर या फिर एस ट्रेडर, कुछ उसका नाम था। अब उस बंदे को पेमेंट देने की बारी आ रही है, कैश ₹14,000 पेड टू मिस्टर एम ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट समझते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे से इक्विपमेंट्स आपने 15,000 रुपये का खरीदा है, अब उस बंदे को कैश दे रहे हैं हम 14,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट, मतलब कि जो 15,000 देना है उसकी जगह मैं उसको 14,000 दूंगा और पूरी सेटलमेंट है कि इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा, उसका अकाउंट नील करेंगे। हम क्या कह सकते हैं कि इस बंदे के 15,000 देंगे, 14,000 देंगे तो 1,000 रुपये माइनस रह जाएगा। ये 1,000 रुपये अभी हम डालेंगे साथ में, उसको क्या डालेंगे, डिस्काउंट इनकम। जिस बंदे को मैंने 15,000 देने थे, 14,000 दिए, 1,000 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट इनकम हो गया। अब इस एंट्री को पोस्ट करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स कैश स्टॉक प्लस इक्विपमेंट। कैपिटल कितनी है हमारे पास, 19,500। जो 1,000 रुपये कम दे रहे हैं वो प्रॉफिट ही है ना, तो किस में ऐड होगा, कैपिटल। हम यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट इनकम। हमें डिस्काउंट इनकम हुई है वो एंट्री में समझा देंगे। क्रेडिटर हमारे पास कितने के थे, 15,000, 14,000 पे क्या लिखूंगा, 20 बंदे को मैं कैश पे कर रहा हूँ, माइनस 1,000 डिस्काउंट। ठीक है भाई, इस बंदे को मैंने जीरो ही करना है, क्रेडिटर को 15,000 का मैं 14,000 पे कैश दे रहा हूँ, 1,000 रुपया माइनस भी लिख रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट किस में ऐड हो गया, कैपिटल। आगे चलते हैं, कैश आपके पास 19,000 का था, माइनस कर दोगे आप 14,000, यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिटर्स, जिन बंदों को आप पेमेंट दे रहे हो। ये 14,000 किसके पास गया है, क्रेडिटर के पास। स्टॉक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्विपमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं। आगे चल रहे हैं, 20,500 प्लस 0, क्योंकि क्रेडिटर आपके खत्म हो गए। 15,000 से 14,000 कैश दे दिया, 1,000 रुपये डिस्काउंट। 19 में से 14 गया, 5,000 प्लस 500 प्लस 15,000, दोनों साइड टोटल क्या आ जाएगा, 20,500, 15,500, 20,500। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेल में से ही प्रॉफिट होगा, कई बार जिस बंदे के पैसे देने होते हैं उसको भी कम देते हैं फुल सेटलमेंट पे। या कई बार ऐसा होता है कि जिस बंदे से मैंने पैसे लेने हैं, मैं एक एंट्रीज में आगे और पोस्ट करता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। ₹2,000 की गुड्स परचेज की फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। समझिए, 2,000 रुपये की गुड्स खरीद रहे हैं ऑन, उधार पर, किससे, राम से खरीद रहे हैं। मेरे पास अभी अगली एंट्री में क्या आ जाएगा, कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट खत्म हो चुका है। कैश, जो एंट्री है उसमें कैश का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक जो पहले से मेरे पास पड़ा है वो रहेगा ही रहेगा। इक्विपमेंट, एंट्री में 20,500 आपका चल रहा है कैपिटल का। कैश आपके पास था 5,000
पे जो पीछे वाली एंट्री में था, स्टॉक जो है मेरे पास 500 का है, इक्विपमेंट जो है मेरे पास 15,000, यही एंट्री लेके चल रहे थे हम लोग। मैंने बोला कि 2000 रुपये की गुड्स मैं खरीद रहा हूँ, उधार पे खरीद रहा हूँ मिस्टर राम से। जब किसी बंदे से सामान खरीदते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिटर, जिसको सामान बेचते हैं। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 2000 रुपये गुड्स, उधार वाली एंट्री नहीं हम लेके चल रहे, सॉरी उधार की लेके चलेंगे। परचेज की तो हम कर चुके हैं कि क्रेडिटर से खरीदी है, वो भी एक तरह का इक्विपमेंट खरीदा तो उधार की एंट्री हुई। अभी सेल की लेके चलते हैं कि 2000 की तो नहीं कह सकते, 300 रुपये की गुड्स, क्योंकि स्टॉक मेरे पास 500 का ही उसी हिसाब से लेकर 300 रुपये की गुड्स राम को उधार पे बेच रहा हूँ। उस एंट्री में हम समझते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करते हैं। 300 रुपये की आप गुड्स किसी बंदे को उधार पे बेच रहे हो तो क्या करोगे, स्टॉक आपके पास 500 का है, माइनस कर दोगे 300, उधार पे बेच रहे हो, कैश नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्टर्स। डेप्टर समझते हो, जिनको उधार पे सामान बेच। यहाँ पे एक नया बंदा ऐड हो जाएगा जिस बंदे से आपने पैसे लेने होते हैं, जो दोनों साइड बराबर करनी है। इस एंट्री का इफेक्ट क्या था, अभी उधार में सामान बेचा, उधार में सामान बेच रहे हैं, गुड्स जा रही हैं, वो डेबिट साइड में होती हैं, एसेट जा रही हैं। जिस बंदे से पैसे लेने वो कैश आना चाहिए, नहीं आ रहा, उसका नाम आ गया डेप्टर्स। ओके हो गया। एंट्री तो सेम बराबर रहेगी, 20 500 5000 200 15,000 प्लस 300। इस एंट्री को आगे टोटल लेके चलते हैं। इधर 20 500 है तो इधर भी 20 500 आएगा, इसका टोटल हमारा सेम आएगा। अगली एंट्री समझाने का मेरा ये था कि सेल में पहले तो हमने क्रेडिटर को जीरो में करा था कि उससे हमें डिस्काउंट इनकम होगी। अब भी एग्जांपल लेके चलते हैं कि जिस बंदे से मैं 300, अभी इसके बाद बात करते हैं। कैश ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम, क्योंकि राम को उधार में सामान बेचा था। कैश ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में राम से हमने 200 रुपये रिसीव किए, जबकि राम से कितने पैसे लेने थे, 300 रुपये। फुल सेटलमेंट में चल रहे हैं कि इस बंदे को हम क्या करेंगे, पैसे 200 रुपये का क्या है हमारे लिए, डिस्काउंट इनकम है या खर्चा है, इनकम। आपने किसी बंदे से, मैं अपनी एग्जांपल ले लो कि मैंने आपसे 300 रुपये लेने हैं, आप मुझे 200 रुपये दोगे, आपकी तो इनकम होगी कि 100 रुपये कम दी, मेरे लिए क्या है, लॉस, मेरे लिए खर्चा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। जिस बंदे से 300 रुपये रिसीव करने थे उससे 200 ले रहे हैं, फुल सेटल में 100 रुपये उसको छोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। अभी क्या करेंगे भी अगली एंट्री में, जिस बंदे से आप लोग पैसे रिसीव कर रहे हो उसको जीरो करना है। कैश कितना आना है, 200 रुपये, 100 रुपये का डिफरेंस चलेगा ना इस एंट्री में। यहाँ तो 300 माइनस कर दोगे, तो जो 100 रुपये आपके लॉस हैं वो किसमें से माइनस होगा, कैपिटल। यहाँ पे हम अगली एंट्री में लिखेंगे कैपिटल, कैश, तो इक्विपमेंट्स एंड डेप्टर्स। कैपिटल कितनी है, 20 500। कैश के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, पहले हमारे पास था 5000 का, 200 रुपये रिसीव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 200 यहाँ पे लिख देंगे डेप्टर्स, क्योंकि 200 रुपये डेप्टर से आ रहे हैं। स्टॉक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये इसमें स्टॉक का भी लेन देन नहीं। जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बंदे को 300 लेने थे, 200 आए, स्पेशली बोल दिया 200 रुपये कैश, लेकिन एंट्री में बोला कि पूरी सेटलमेंट करो कि इसका बंदा का बैलेंस जीरो करो, माइनस 100 रुपये लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट एक्सपेंसिव। रिबेट भी इनकम मिलती है, ठीक है। उसको दोनों तरफ से देख सकते हैं, डिस्काउंट खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी। पहले जो हमने 15,000 वाली एंट्री में क्लियर किया था वहाँ पे लिखा था डिस्काउंट इनकम, अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डिस्काउंट। ये 100 रुपये की एंट्री अगर बराबर लेके चलते हैं भाई, यहाँ पे मेरे पास हो गया कैश 5200, 200, 15,000 प्लस जीरो, क्योंकि ये खत्म हो गया, माइनस है प्लस करते हैं, जीरो हो गया। बराबर करें यहाँ पे 20 500, यहाँ पे तो आ रहा है भाई 400, टोटल करने जा रहे हैं। जो 100 रुपये कम आए हैं यहाँ पे लिखेंगे माइनस 100, डिस्काउंट एक्सपेंस, ठीक है। जो यहाँ पे 100 कम मिला
वो कैपिटल वाला ही देखेगा, उसी को ही सफर करना पड़ेगा। अगर इनकम आ रही तो तब भी पैसे यही कमा रहा था, खर्चा होगा तो इसी का ही होगा। यहाँ पे कैपिटल रह जाएगी 20,400, इधर का टोटल करेंगे 20,400 प्लस 20,000। आपको एंट्रीज आ सकती हैं इस तरह से 7-8 एंट्री कम से कम देंगे, जो आपको इसी तरह से इक्वेशन आपके 1 या 2 पेज पे कंप्लीट होगी। इसी अकॉर्डिंग ही चलना है। कई बार क्या करते हैं कुछ लोग बेस लिख लेते हैं ऊपर एक ही लाइन में, कैपिटल एक चल रहा है उसके नीचे नीचे बनाते चले जाते हैं। कई बार एंट्री इधर उधर पोस्ट होगी तो मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है। फिर कई बार सीरियल भी हिल जाता है ना, हमने कौन सा कॉलम बनाए हैं, हम तो एक लाइन में चलते हैं। अगर एंट्री बढ़ गई तो उसके नीचे एंट्री शो ही नहीं होगी, तो आप हर बार लिखते चले जाओ, एक लाइन ही बढ़ेगी, कोई गड़बड़ होने वाली नहीं होगी। अगली एंट्री में जाएगा कैपिटल कैश स्टॉक इक्विपमेंट्स, डेब्टर जो है खत्म हो जाएंगे। कर सकते हैं ऐसी एंट्रीज। अगर इक्वेशन बनानी हो, चलिए आपके पास टाइम है अभी,